हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे ही जानते हैं कि 4 बजे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है और अभी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन खत्म कर चुके हैं और हमारा जो थर्ड पेपर चल रहा है लर्निंग एंड टीचिंग है। चलिए देखते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में आज क्या टॉपिक है। वैसे अभी हम लोग लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं, कल थॉर्नडाइक की थ्योरी हुई, आज हम लोग जो है पावलोव की थ्योरी करेंगे। पावलोव का जो है प्राचीन अनुबंध सिद्धांत जो है आज हम करने वाले हैं, जिसको हम लोग कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। बिहेवियरिज्म की देन है, ये व्यवहारवाद का देन है। तो आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए देखते हैं अनुबंध सिद्धांत ये क्या है। अनुबंध का अर्थ ही क्या होता है, पहले कंडीशनिंग का अर्थ समझते हैं, ठीक है। अनुबंध का सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अनुबंधन स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम में स्थापित होते हैं या विकसित होते हैं। ये हमारे अनुबंधन जो है नर्वस सिस्टम में होता है। स्नायु मंडल का वातावरणीय उद्दीपन किस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होते हैं, उसी के अनुसार अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होता है। हमारे शरीर के अंदर जो है किस तरह का कंडीशनिंग होता है, किस तरह का जो है अनुबंध होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, यही है अनुबंध का सिद्धांत। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है कंडीशनिंग थ्योरी। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इतना हमें समझ में आ गया कि हम जो है इसमें अपने इंटरनल बॉडी पार्ट यानी नर्वस सिस्टम में हमारा जो है कुछ अनुबंधन होता है, कुछ कंडीशनिंग होती है। फिर उसके बाद हम अपने सेंस ऑर्गन यानी हमारा जो सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, मुंह, टच, ये सारे के द्वारा जो है इससे प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ों के अनुसार जो है हम रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया दिखाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमारे तरफ होता है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स आता ही है। तो ये रिस्पॉन्स जो है हमारे स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम में अनुबंधन की वजह से होता है, जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन द्वारा जो है रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। यही है अनुक्रिया। अभी चलिए देखते हैं हम लोग। व्यवहारवादियों ने बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार सीखना हो उसी प्रकार की उद्दीपन उस व्यक्ति को दिया जाता है। उद्दीपन अगेन कल के क्लास में भी हमने देखा था, स्टिमुली, मतलब कि हम जिस तरह का बिहेवियर सिखाना चाहते हैं, जिस तरह का अधिगम होना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उद्दीपन दिया जाता है, ठीक है। स्टिमुली उसी के अकॉर्डिंग होता है। बार बार दिए जाने वाला उद्दीपन उस अनुक्रिया को उत्पन्न करता है, रिएक्शन बोलिए या रिस्पॉन्स बोलिए, उसको उत्पन्न करता है। जो भी उद्दीपन यानी जो भी स्टिमुली रहता है, उसकी स्टिमुली के द्वारा हमारा रिस्पॉन्स निकलता है ना। अब उस स्टिमुली को लेकर के हमारा क्या सोच है या हम कैसे एक्साइट हो रहे हैं। जैसे कल के वाले में था कि उस बिल्ली को भूख लगा हुआ था, वो मछली उसके लिए जो है फिश उसके लिए जो है स्टिमुली बना और उस स्टिमुली को देख करके उस बिल्ली का है रिस्पॉन्स निकला, अनुक्रिया निकली। तो इसी तरह से हमारा भी निकलता है। अनुक्रिया के रूप में होने वाला यह व्यवहार या बिहेवियर उस उद्दीपन से या उससे संबंध अन्य कारक से भी अनुबंधित हो जाता है, उससे भी कंडीशन हो जाता है, जुड़ जाता है। अभी देखिए ये आपको दिख रहा होगा, स्टिमुलस, एसोसिएशन, रिस्पॉन्स एंड कंडीशन ऑन लर्न बिहेवियर। ये कैसे होता है, ये हमारा स्टिमुली है, ठीक है। इस स्टिमुली के द्वारा जो है हमारा एसोसिएशन हुआ, इसको आप हमने ये किया, फिर उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स निकला, फिर उसके बाद से लर्निंग हुई, ये इस तरह से हुआ। पावलोव ने क्या किया है, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग और थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोग से यह निश्चित हुआ कि ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस को प्रभावित करने वाले उद्दीपन जिन अनुक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, उनके बार बार होने से वे अनुबंधित व्यवहार का रूप ले लेती है। यह व्यवहार यानी अधिगमित लर्न हो जाता है। इस प्रकार का अधिगमित व्यवहार उद्दीपन यानी कि स्टिमुली और अनुक्रिया के सहचर्य पर निर्भर करता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के सहचर्य से ही अनुबंधित व्यवहार विकसित होता है। देखिए कल के थ्योरी से इसमें आप और भी समझ सकते हो। देखिए कल का थ्योरी ये था थॉर्नडाइक का कि हम ट्राई करते हैं और मिस्टेक करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। और ये भी थॉर्नडाइक ने बोला था कि हम जितनी बार ट्राई करेंगे उतना जो है हमारा मिस्टेक कम होते जाता है, ठीक है, कंपेयर टू कम होते जाता है।
यहाँ पर पावलोव का ये नहीं कहना है कि ठीक है हम ट्राई करते हैं और ये मिलता है। इनका कहना है कि हम स्टिमुली के द्वारा, यानी कि जो मछली दिया गया था बिल्ली को, उसके लिए स्टिमुली हुआ, स्टिमुली के द्वारा जो है रिस्पॉन्स निकलता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा जो रिस्पॉन्स निकलता है वही जो है हमारे, वही उसी की वजह से जो है हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। मतलब बिल्ली ने मछली को देखा और देख करके उसका रिस्पॉन्स निकला, ठीक है। वो बहुत हाथ पैर मारने लगी, मारते मारते उसका हाथ जो है, पैर जो है उस छिटकनी पे जाके लग गया, तो वो दरवाजा खुल गया। पहली बार उसको समझ में नहीं आया, दूसरी बार उसको समझ में नहीं आया, ऐसे बार बार रिपीट करने से उसको ये समझ में आ गया कि मुझे हाथ मारना कहाँ है। तो जो उसका बिहेवियर हुआ, मतलब जो उसको समझ में आ गया, वो बिहेवियर है लर्नड बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। मतलब उसके व्यवहार में चेंज हुआ। अब वो बार बार इधर उधर हाथ नहीं मारती है, उसको पता है कि उसको हाथ कहाँ मारना है। तो ये जो उसको पता चल गया कि उसको हाथ कहाँ मारना है, यही जो है पावलोव का कहना है कि ये जो है ये व्यवहार, ये बिहेवियर लर्नड हो जाता है, अधिगमित हो जाता है, वो कंडीशन हो जाता है और वही व्यवहार का रूप ले लेता है। यही उनका कह रहा है। उनका मुद्दा जो है उनके चेंजेस ऑफ बिहेवियर पे है, जो हमारी स्टिमुली को देख के जो हमारी अनुक्रिया हुई और उस अनुक्रिया के द्वारा हमारा जो एक बोल सकते हो कि एक बिहेवियर बन गया, एक पक्का बिहेवियर बन गया। जो हम सिखाना चाहते थे, वो लोग जो सिखाना चाहते थे वो हम जो सीख गए, अधिगमित कर गए, लर्न कर गए, वही जो है पावलोव का कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोगों और थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोगों से यह निश्चित हुआ कि ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसलिए अनुबंधन के अधिगम सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनिंग को सहचर्य या संबंधवाद का सिद्धांत, सहचर्य या संबंध, यानी कि यहाँ पर जो है रिलेशन बनाने की बात हो रही है पावलोव के द्वारा भी कहते हैं। अधिगम के क्षेत्र में अधिकांश अनुक्रियाएं कृत्रिम यानी कृत्रिम उद्दीपक यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस का परिणाम होती है। पावलोव के अप्रसिद्ध प्रयोग में घंटी का बजना कृत्रिम उद्दीपक है। यहाँ पर हम क्या है, स्टिमुलस जो है बनाते हैं, तो अगर हम उसको बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम होगा ना, आर्टिफिशियल होगा। उस आर्टिफिशियल स्टिमुली के द्वारा हम रिस्पॉन्स लेकिन निकालते हैं, जो रिस्पॉन्स निकलता है वो हमारा ये आर्टिफिशियल ही रहता है। जो सामने वाले का रिस्पॉन्स निकल रहा है वो तो वही ओरिजिनल ही है, तो वो हम रिस्पॉन्स निकालते हैं और उसके बाद बिहेवियर में चेंजेस आता है। अब देखिए उसके परिणाम स्वरूप कुत्ते का उसी प्रकार लार यानी सलाइवा लटकाना जैसे वो भोजन की स्थिति में करता था, अधिगम व्यवहार का उदाहरण है। यह व्यवहार उस कृत्रिम उद्दीपक से अनुबंधित हो गया। अनुबंधित इसलिए हो गया क्योंकि घंटी का बजना शुरू में हमेशा ही वास्तविक उद्दीपक भोजन के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं पावलोव कि देखिए जब हम हम एक बात करें कुत्ते के बारे में कि उसको भूख लगा है, ठीक है, तो उसको भूख लगेगा तो उसका सलाइवा यानी कि उसका लार कैसे निकालेगा, मतलब उसको किस चीज़ से एक्साइट होगा, खाने से, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुत्ता जो है खाने को देख करके लार नहीं टपका रहा है, उसका लार टपक रहा है घंटी के बजने से। तो घंटी के बजने से भाई उसका लार क्यों टपकने लगा, क्योंकि ये रिलेशन बनाया गया, ये रिलेशन स्टिमुली के द्वारा बनाया गया। डॉग को ये बताया गया, ये बार बार इसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, उसको ये बताया गया कि भाई घंटी बजेगी, बेल रिंग होगा तो आपका खाना आएगा, आपका क्या है, फूड आएगा। तो कुत्ते को जैसे ही घंटी बजी वैसे उसको ये पता चल गया कि जैसे ही बेल बजी है तो अब मेरा खाना आएगा। इसका मेन ध्यान तो खाने पे ही है, लेकिन इसको ये पता चला, यानी कि ये इसका लर्निंग हुआ, ये लर्न किया इसने कि बेल के बजने के बाद ही खाना आता है। तो ये हमने जो उसको लर्निंग सिखाया,
ये ही जो है हमारे कृत्रिम उद्दीपक का नतीजा है, जो बिहेवियर में चेंज आया है और ये बार बार रिपीट करने से हुआ है। समझ में आया? ऐसे तो आप बोलोगे कि डॉग क्या बेल को देख करके लार टपकाएगा? कोई भी डॉग जो है बेल को देख करके लार टपकाएगा बेल के बजने से? बिल्कुल भी नहीं। उसको बेल को खाना थोड़ी ना है, उसको मतलब तो किससे है? फूड से है। फूड को देख करके टपकाएगा, सही है? तो फूड को देख करके वो टपकाएगा, लेकिन हम ऐसा उसको सिखा देंगे, ऐसा उसके साथ लर्निंग उसका हो जाएगा, ऐसा उसके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो उसके बिहेवियर में ही चेंज है ना। ऐसे तो डॉग जो है नॉर्मली खाने को देख करके अगर लार टपकाते हैं तो ये नॉर्मल है, ये तो हम बोलेंगे हाँ ये तो सब करते हैं तो ये कर रहा है। लेकिन अगर एक डॉग जो है बेल को देख करके, घंटी को देख करके लार टपकाने लगे तो फिर ये तो नॉर्मल नहीं है। इट मीन्स कि उसको सिखाया गया है, राइट? तो ये बिहेवियर में जो चेंज आया वो बिकॉज ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स कि आर्टिफिशियल स्टिमुली के द्वारा किस तरह से कनेक्शन बैठाया गया, कैसे संबंध बनाया गया डॉग और बेल में, इस घंटी में, यही जो है हमारा पावलोव थ्योरी है। ठीक है? सरल शब्दों में वातावरण में बहुत से उत्तेजक है। किसी भी उत्तेजक के सामने आने पर व्यक्ति में सामान्य रूप से कोई विशेष उत्तेजना उत्पन्न होती है और फलस्वरूप किसी विशेष प्रकार की अनुक्रिया होती है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्वाभाविक अनुक्रियाएं वातावरण के स्वाभाविक उत्तेजकों से संबद्ध हो जाती है। इस प्रकार जब अभ्यास के बाद मनुष्य की स्वाभाविक अनुक्रिया वातावरण के उत्तेजकों से स्वाभाविक रूप से संबद्ध हो जाती है, तो इस प्रकार के सीखने को हम प्रतिबद्ध अनुक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन या अनुबंधन के द्वारा, यानी कि रिलेशन बना करके सीखना कहते हैं। समझ में आया? ये हमारा रिलेशन बना करके ही सीखना हुआ ना, कि घंटी के साथ उसका, डॉग का जो है घंटी का पहले खाने के साथ रिलेशन बनाया गया, फिर वो डॉग का रिलेशन जो है घंटी के साथ बन गया बिकॉज ऑफ खाना, राइट? चलिए अब हम पावलोव के सिद्धांत को समझते हैं। अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री IP पावलोव, ठीक है, ने किया था। उनके अनुसार अधिगम की क्रिया अनुक्रिया से प्रभावित होती है। मतलब अधिगम की क्रिया, जो लर्निंग का जो एक्टिविटी है, वो हमारे रिस्पॉन्स से जो है प्रभावित होती है। पावलोव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए। इस क्षेत्र में किए गए कार्य पर उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वेरी गुड। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक उद्दीपन यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, देखिए उस डॉग के लिए जो भोजन है, जो फूड है, वो नेचुरल स्टिमुली है, राइट? फूड को देख करके उसका लार टपकेगा, ये नेचुरल स्टिमुली है। लेकिन हम अगर इसमें बेल घुसाते हैं, घंटी घुसाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुली है। तो हम एक आर्टिफिशियल स्टिमुली को अंदर डाल के किस तरह से नेचुरल के साथ आर्टिफिशियल का रिलेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद डॉग के साथ इसका रिलेशन बनाते हैं, यही है अनुबंधन क्रिया। तो एक कृत्रिम उद्दीपन को जोड़ देने से कुछ समय बाद कृत्रिम उद्दीपन से वही अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को पैदा किया जा सकता है जो प्राकृतिक उद्दीपन से प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक उद्दीपन यानी कि नेचुरल स्टिमुली NS, ठीक है, NS प्लस कृत्रिम उद्दीपन यानी आर्टिफिशियल स्टिमुली जो हमारा बेल हुआ, ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो R है हमारा, इस तरह से। तो हम कृत्रिम जो है हमारा स्टिमुली यानी AS इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्यक्ति कृत्रिम उद्दीपन प्लस जो है व्यक्ति की अनुक्रिया, जो व्यक्ति है उसका माइनस उसमें से अनुक्रिया करेंगे तो आएगा। तो इस तरह से जो है हमारा बोल सकते हैं कि अनुबंधन जो थ्योरी है ये काम करता है, कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें हम रिलेशन बनाते हैं। पावलोव का प्रयोग, आइए पावलोव के हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते के गले में काट कर एक छोटा सा छेद कर दिया। इस छेद में एक नली लगा दी और
जो लार को एक बर्तन में एकत्रित करने में सहायक थी। ठीक है, एक छेद कर दिया गया उसके गले में और वहाँ से जो है एक नली यानी पाइप लगा दिया गया जिससे कि वो लार को एकत्रित किया जाता, मतलब कि इकट्ठा किया जाता कि किस चीज़ को देख के। देखिए, पहले वो खाने को देखेगा तो उसका लार निकलेगा, टपकेगा, ठीक है, लेकिन जब वो पहले बेल को देखेगा, घंटी को देखेगा तो उसका लार नहीं निकलेगा, लार उसका नहीं टपकेगा। लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा, ये प्रक्रिया, ये एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते दोहराते कि वो घंटी को देखने के बाद भी उसका लार निकलने लगेगा। यही एक्चुअली मेन उद्देश्य था करने का, जिसमें सक्सेस मिलता है। तो एकत्रित करने में सहायक थी। उसने कुत्ते को 24 घंटे तक भूखा रखा। वो कुत्ते को खड़ा करने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया गया, जो यहाँ पे यंत्र आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे खुला छोड़ करके तो रख नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके मुंह में एक पाइप लगाया गया है, इस पाइप से एक यहाँ पे बर्तन है जिसमें ये पाइप रखा गया है। ये सब कुछ आप देख लीजिए, यही है सिस्टम जिस सिस्टम में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। भूखे कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न हुई। भोजन जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है, जो कि नेचुरल स्टिमुली है, को देख करके कुत्ते के मुंह में लार का उत्पन्न होना सामान्य बात है, ये नॉर्मल चीज है। स्वाभाविक उद्दीपक यानी नेचुरल स्टिमुलीज भोजन में तथा स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारा जो है भोजन एक नेचुरल स्टिमुली है और नेचुरल स्टिमुली को देख करके अगर हमारा रिस्पॉन्स निकलता है तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाएगा, राइट, वो नेचुरल है। NS इज इक्वल टू NS प्लस NR आया। कुत्ते के सामने घंटी और कंडीशनल स्टिमुली बजाई जाती है, उसके सामने एक घंटी बजाई जाती है जिसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल या कंडीशन स्टिमुली। और घंटी बजाने के 7 और 8 सेकंड के बाद कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब पहले बेल बजती है और बेल के बजने के 7 से 8 सेकंड के बाद ही फूड दे दिया जाता है, खाना दे दिया जाता है, ठीक है, तो प्रस्तुत किया जाता है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होती है। घंटी को देखकर पहले नहीं हुआ, भोजन को देख करके हुआ। बार बार घंटी के बजने तथा साथ में भोजन के उपस्थित, अब यही जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, बार बार जब भी उसको खाना देना होता तो पहले घंटी बजाई जाती और 7 से 8 सेकंड बाद भोजन मिलता। ये प्रोसेस जो है बार बार उसके साथ रिपीट किया गया, ठीक है। बार बार घंटी के बजने तो साथ में भोजन के उपस्थित होने पर कुत्ते ने यह सीख लिया कि घंटी भोजन का सूचक है, यानी कि अगर बेल बजेगी तो उसे भोजन मिलेगा, ये उसने सीख लिया। अब भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था। कुत्ता भोजन प्रस्तुत करने पर पर्याप्त मात्रा में लार स्रवित करता था, किंतु घंटी के बजने पर लार स्रवित नहीं करता था। यह प्रक्रिया कुछ प्रयासों तक जारी रही। अब कुत्ते के सामने घंटी तो बजाई जाती थी लेकिन भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता था। भोजन की अनुपस्थिति में घंटी के बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार स्रवित होने लगी। अब क्या हुआ कि उसके मेन तो ये था ना कि घंटी के बजते ही उसके मुंह से लार आ जाए, एक्चुअली तो सिखाना यही था, तो यही किया गया। पहले तो उसको घंटी बजती, 7 से 8 सेकंड के बाद भोजन मिलता, घंटी बजती, 7 से 8 सेकंड बाद भोजन मिलता। तो ये देखा गया कि बेल के बजने के टाइम में उसके मुंह में लार नहीं आ रहा है, जब भोजन आता है तो लार आता है। तो फिर क्या किया गया कि बेल बजता लेकिन भोजन नहीं मिलता, बेल बजता भोजन नहीं मिलता। फिर ऐसा करते करते फिर बेल बजी और उसके बाद जैसे ही बेल बजाई गई वैसे ही जो है कुत्ते के मुंह में लार आई और जैसे लार आया तो उसको भोजन दिया गया। तो इस तरह से मेन यही था, तो उसको इस तरह से सिखाया गया, कंडीशनड किया गया। कंडीशन मतलब कि संबंध बनाना, मतलब उसको समझाना, सिखाना। तो कंडीशन स्टिमुली के द्वारा, आर्टिफिशियल स्टिमुली के द्वारा उसको ये सिखाया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, भोजन को देखकर लार आता था, फिर घंटी प्लस भोजन को देखकर लार आया, तो मतलब घंटी बजी, भोजन आया तो लार आया उसका, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग, ये बार बार रिपीट करने के बाद घंटी के बजते ही लार आ गया, यही सक्सेस मिला। इस प्रयोग के आधार पर पावलोव ने स्पष्ट किया कि भोजन को देखकर लार स्राव होना साधारण बात है। उन्होंने कहा कि घंटी में लार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि घंटी में ही इतना कैपेबिलिटी था कि वो कर दिया, परंतु सीखने अथवा साहचर्य स्थापित होने के बाद यह क्षमता उत्पन्न हुई। मतलब उसको ये जो घंटी बजने के बाद भोजन जो मिला,
ये रिलेशन बना घंटी प्लस भोजन का, तो इसलिए जो है उसको घंटी को अब सुनते ही उसके मुंह में लार आ जाता था। संक्षेप में पावलो ने इसको निष्कर्ष निकाला है, प्रत्येक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया जरूरी होती है, एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स हमारा होता है वो जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि उसको भोजन को देख करके उसका रिस्पॉन्स आता था, बॉल को अगर हम कोई बॉल ले जाके रखते तो थोड़ी ना उसका रिस्पॉन्स आता। तो इसी तरह से पहले हमें नेचुरल रिस्पॉन्स एक रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी उद्दीपक हम यूज़ करें ये ध्यान में ज़रूर रखें कि उसका जो है नेचुरल रिस्पॉन्स निकले। इस प्रयोग में भोजन का देना एक ऐसा उद्दीपक था जिसके प्रति कुत्ते के मुंह में लार टपकना स्वाभाविक था, ये नेचुरल था। प्राकृतिक उद्दीपन के साथ कृत्रिम उद्दीपन यानी कि भोजन के साथ घंटी दोनों को संबंधित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे पावलो ने प्राकृतिक उद्दीपन को कृत्रिम उद्दीपन के साथ संबंधित किया, जिससे कुत्ता यह समझने लगा कि घंटी बजने के साथ उससे भोजन भी मिलेगा। ये उसको समझना यानी ट्रेनिंग के बाद बार बार रिपीट करने के बाद उसको समझ में आया। कृत्रिम उद्दीपन यानी घंटी के द्वारा भी पहले जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकना अनुक्रिया को संपन्न करना संभव हो सकता है। जिस घंटी से लार उत्पन्न होती है उससे मिलती जुलती आवाज से भी लार टपक सकती है। अब ऐसा नहीं सिर्फ घंटी से जो साउंड निकल रहा है अगर वो साउंड आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हो और निकलता है तो भी उसके मुंह में लार आएगा ही आएगा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले तीव्रता, उद्दीपन की तीव्रता, स्टिमुली को देख करके जो रिस्पॉन्स निकले इंटेंसिटी हो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब उसको 24 घंटे से खाना नहीं मिला था, अगर मान लीजिए उसको ठूस ठूस के पहले से ही खिलाया जाता तो क्या खाने को देख करके वो उसका रिस्पॉन्स निकलता? नहीं। तो मतलब स्टिमुली को देख करके वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, उतना आपको बनाना पड़ेगा पहले। दूसरा है उद्दीपनों का एक साथ होना। हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल स्टिमुली है और नेचुरल आर्टिफिशियल जो हमारा स्टिमुली है, दोनों को एक साथ कनेक्शन करना ही पड़ेगा एक के बाद एक, ताकि जिससे कि वो उसको रिलेशन संबंध वो बन सके। फिर है विलोप। पावलो ने यह स्पष्ट किया कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद अर्थात घंटी बजने के बाद कुत्ते के सम्मुख भोजन प्रस्तुत न किया जाए तो लार निकालने वाली अनुक्रिया लुप्त या समाप्त होने लगेगी। अगर ऐसा करते हम लोग कि चलो एक बार घंटी बजा दे दिए, 2 बार घंटी बजा दे दिए, अब जब कुत्ते को आदत हो गई कि घंटी बजने से खाना मिलेगा और फिर हम उसको खाना नहीं देते तो धीरे धीरे ये लर्निंग उसका चला जाता, उसको पता चलता कि लोग ऐसे ही बजा रहे हैं। ठीक है, ये भी होता है, विलुप्त भी होता है, हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। तत्काल पुनर्स्थापना, इसका अर्थ है कि किसी अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप हो जाने पर यदि घंटी को प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया का कुछ समय बाद स्वतः पुनर्स्थापन हो जाता है। ठीक है। फिर है अवरोध। कई बार अनुक्रिया में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। यदि अनुबंधन करते समय कोई नया उद्दीपन उपस्थित नहीं किया जाता तो वो अनुबंधन क्रिया में बाधा या अवरोध उत्पन्न करती, जैसे घंटी को अगर नहीं लाया जाता तो। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, समान उद्दीपनों के लिए समान अनुक्रियाओं का सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई है। पावलो ने देखा कि अनुबंधित उद्दीपक के समान उद्दीपन में भी अनुबंधित अनुक्रिया को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। विभेदीकरण, हाँ, पावलो ने देखा कि कुत्तों में अनुबंधित उद्दीपन के सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता भी पाई जाती है। मानव 2 उद्दीपनों में विभेदीकरण सीख जाता है, लेकिन विभेदीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, अर्थात कितना और किस प्रकार सीखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामान्यीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि उसको बेल की आवाज़ से पता चला ना कि उसको जो है खाना मिलेगा, तो उसी बेल का जैसा साउंड निकल रहा है उस घंटी का, वैसा ही साउंड आप किसी और चीज़ से भी निकालेंगे तो भी उसके मुंह से लार टपकेगा ही। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घंटी को देख कर नहीं हो रहा, उसके साउंड से, उसकी आवाज़ से हो रहा है। तो वही आवाज़ आप किसी और चीज़ से निकालोगे तो भी उसके मुँह में लार आएगा ही आएगा। तो ये होता है जनरलाइजेशन। विभेदीकरण का मतलब हो जाता है कि अंतर स्पष्ट करना। अब वो बेल के बजने से जो आवाज़ आ रही है वो और किसी और चीज़ के बजने से अगर आवाज़ आया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो तो वो डिफरेंस जो है वो कर पाते हैं या नहीं, तो उसमें वो क्षमता है कि नहीं।
तो क्षमता होती है वो पता चल जाता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को आसानी से कृत्रिम उद्दीपन के साथ संबंध किया जा सकता है। जैसे कि एडल्ट है उनको उनकी अपेक्षा बच्चों में जो है ये कृत्रिम उद्दीपन ज़्यादा होता है। वो बच्चे ज़्यादा किसी भी चीज़ को देख के एक्साइट होते हैं ना, उनके लिए बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं उनको एक्साइट करने के लिए। तो एडल्ट की अपेक्षा ये बच्चों में इसका यूज़ ज़्यादा किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात यह केवल संबंध उद्दीपन से ही पैदा होती है, अन्य उद्दीपन का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अभी उसके ऊपर बेल का ही प्रभाव पड़ेगा, घंटी का, क्योंकि घंटी का ही रिलेशन बनाया। वैसा तो नहीं वहाँ जाकर ढोलक बजाने लगोगे तो उसका भी असर पड़ेगा, उसके साथ उसका रिलेशन ही नहीं बना है। तो यही होता है कि उसी विशिष्ट उद्दीपन का ही असर होगा, दूसरे का नहीं। अनुबंधित अनुक्रिया अस्थायी और अस्थिर होती है कुछ समय पश्चात। जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं कि हम घंटी के बजने के बाद उसको फूड दे रहे हैं, ठीक है, तो तब तक तो ये है, लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे घंटी के बजने के बाद फूड देना, खाना देना बंद कर दें तो ये खत्म भी हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी बोला जाता है, ये परमानेंट नहीं होता है। उपयोग के अभाव में अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है। बार बार यही चीज़ है, हम खाना देना बंद कर दें तो ये जो है खत्म हो जाती है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अनुबंधित अनुक्रिया आसानी से स्थापित की जा सकती है। एडल्ट की अपेक्षा जो है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में बच्चे जो होते हैं जल्दी एक्साइट होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों को देख कर एक्साइट होते हैं, तो उनके लिए स्टिमुलस जो नेचुरल स्टिमुलस है बहुत सारी होती है, तो रिलेशन वो जल्दी बनाते भी हैं। माइंड जो है काफ़ी शार्प होता है, तो उसको यूज़ करते हैं रिलेशन संबंध बनाने में। तो ये सारी चीज़ें से जो है ऑब्जर्वेशन बच्चों का बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो है बच्चों में ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब शैक्षिक उपयोगिता क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। भ्रमों को दूर करना। अनुबंधन की सहायता से भ्रमों या अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे तो प्रूफ है ना, ये तो फैक्ट हो रहा है कि भाई बेल बजा, फूड आया, तो अब ऐसे हो जाएगा कि अगर हम इसको अंधविश्वास से जोड़ें तो कोई जाके बोलेगा कि अरे पता है वो कुत्ता ना, उसमें अलग से जादुई शक्ति है, उसका बेल बजने से ही, घंटी के बजने से ही जो इसको भूख लग जाता है और वो खाने के लिए चिल्लाने लगता है। उस घंटी को बजने से पता नहीं वो कुत्ता जो है क्यों चिल्लाता है। ऐसा हम बना सकते हैं ना, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल करके, सस्पेंस करके बना देते हैं कि अरे वो घंटी बज रही है ना तो कुत्ता जो है चिल्ला रहा है, जरूर कुछ होने वाला है, लाइक दैट। तो लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस घंटी के बजने से जो है उसने कुछ संबंध बना लिया है कि वो घंटी बजती है तो ये चीज़ होता है, तो मे भी वो कुत्ते ने कुछ ऐसा बनाया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भ्रम को दूर करता है, यहाँ पे फैक्ट बताया जाता है। जैसे जब वह बिल्ली को रास्ता काटते देखता है तो उसे दंड मिलता है, ये इस प्रकार की चीजें। सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में सहायक। यह सिद्धांत संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति के लिए लाभदायक माना जाता है। बच्चा छोटी सी आयु में बहुत कुछ सीख सकता है। समायोजन में सहायक, एडजस्टमेंट में सहायक है। अच्छी आदतों का विकास होता है, बुरी आदतों को समाप्त किया जाता है। भाषा सीखने में सहायक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेनिफिट मिलती है हमारे इस थ्योरी से। अब इसके बाद इंग्लिश में है पाउलस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं इवन डी पाउलर। 1849 में इनका डेट ऑफ बर्थ है एंड 1936 में यह हमें इनका जो है डेथ हुआ है। थ्योरी जो है 1904 में आई है। 1904 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ही वॉन नोबेल प्राइज ऑल्सो। और ये थ्योरी इनकी यहाँ पर आप देख सकते हो दिया हुआ है, जो हमने हिंदी में किया वही है और वही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेगी। फूड सलाइवा जो है, ठीक है, अनकंडीशनल यूसीआर, बेल और प्लस फूड सलाइवा, फिर उसके बाद बेल को देख करके ही सलाइवा निकलने लगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें फिनोमिना, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए इसमें होने चाहिए, तो इंटेंसिटी चाहिए, रीइंफोर्समेंट चाहिए, इस तरह से हमारा है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्लास, और इस क्लास का नोट्स बनाइएगा। आपको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट हिंदी एंड इंग्लिश। फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी लर्निंग थ्योरी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।